नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति भवन में विदाई भोज का आयोजन। इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनाने की कवायद। दिल्ली में आज एनडीए की पहली बैठक। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी समेत कई नेता होंगे शामिल। नई सरकार के ब्लूप्रिंट पर हो सकती है चर्चा। आज शाम 6 बजे विपक्षी गठबंधन के नेता भी करेंगे बड़ी बैठक। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत होंगे शामिल। शरद पवार, सुप्रिया सुले, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन और एमके स्टालिन समेत तमाम साथी भी होंगे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस ने आलाकमान से की महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश। बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की ली जिम्मेदारी। कहा कि आगामी चुनाव में लगाना चाहता हूं ध्यान। आंध्र प्रदेश में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। और टी20 वर्ल्ड कप में आज से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। पहला मुकाबला आयरलैंड से आयरिश टीम के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की पहली बैठक हो रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आज एनडीए के नेता चुने जाएंगे और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए का प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से मिलेगा। एनडीए की पहली बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जितिन राम मांझी जैसे तमाम नेता शामिल हैं। वहीं चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति ने पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया। अब राष्ट्रपति आज शाम सभी को विदाई भोज देंगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी 240 सीट पर जीती है, तो वहीं कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत दर्ज की है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आई हैं और 29 सीटों के साथ टीएमसी चौथे नंबर पर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया जिसमें 3 कमल के फूल भी थे, जो प्रधानमंत्री के लगातार तीसरे कार्यकाल का प्रतीक हैं। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को चिड़ावा का पेड़ और मेरठ का गुड़ भी परोसा गया। और दिल्ली में
एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और कहा कि एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो महाराष्ट्र के नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा आलाकमान से सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो पद से मुक्त रहेंगे तो आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकेंगे। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज शाम 6 बजे विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक है। गठबंधन के नेता शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे इस बैठक के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार भी बैठक में हिस्सा लेंगे। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत होने के सवाल पर कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए क्या क्या होता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि हम बैठक के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वहीं से अब इनविटेशन आया है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है तो वहीं पे हैं और शाम को 6 बजे है तो वहीं पे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। एलएचसी अब हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बातचीत होगी तो उसके बाद। और लेकिन आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस गर्मी में आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो जा रहे हैं मीटिंग में, अब मीटिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा व्हाट दे हैव इन प्लान। और इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की रणनीति और
इंडी गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। इंडिया की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भाजपा ने सिर्फ 240 लोकसभा सीट ही हासिल की हैं। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देगी। और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 9 जून को 11:53 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ी जीत मिली है। टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से 164 सीटें हासिल की हैं। और उड़ीसा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबीर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार हुई है। पार्टी को राज्य की कुल 147 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। राज्य में 78 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। राज्य में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बना रही है। और भाजपा नेता सुरेश गोपी ने केरल में भाजपा की जीत का खाता खोला है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और परिवार को धन्यवाद दिया। सुरेश गोपी ने कहा कि सबकी मेहनत से उन्हें जीत हासिल हुई है। My very benevolent voters, my family, the souls who are in heaven, who are now being garlanded and cry out of joy, I think it's all there. All of them have blessed me. Mainly the voters and the workers of Trichy, Karyakartas of Trichy. Even Karyakartas from other districts and also other states. It was a huge effort, not pushing me to the hearts of the people, but putting me to stay there was their intent, and they have achieved their goal. और सुरेश गोपी ने कहा कि केरल में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है। Modi magic is there, but then I tell you, it's a magic of the voters, their decision. Otherwise, I cannot be part of history. I can be part of history with just one vote for a margin. See where they have taken me. It's a laudable level. It's their win. और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसीदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं कामना करता हूं कि वो सफलता और मजबूती के साथ भारत के लोगों की सेवा करें। लिथुआनिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया में शांति और स्थिरता की दिशा में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। चुनावी नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी
उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है और अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। और साथ ही मायावती ने चुनाव आयोग को भविष्य में चुनाव को बहुत लंबा नहीं खींचने का सुझाव दिया है। मायावती ने अपने पत्र में लिखा है कि पार्टी नतीजों को गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा कदम भी उठाएगी। और भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का कारोबारी सत्र शानदार रहा। एनडीए की स्थिर सरकार की उम्मीद के कारण बाजार के सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 2303 अंक या 3.20% की तेजी के साथ 74,382 अंक और निफ्टी 735 अंक या 3.36% की तेजी के साथ 22,620 अंक पर बंद हुआ है। और बैंकिंग स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी हुई है। निफ्टी बैंक 2,126 अंक या 4.53% की तेजी के साथ 49,054 अंक पर बंद हुआ है। बाजार में तेजी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का बाजार सूचकांक 12 लाख करोड़ बढ़कर 407 लाख करोड़ हो गया है। और आज का सत्र मिडिल कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी शानदार रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2,115 अंक या 4.3% की तेजी के साथ 51,266 अंक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 597 अंक या 3.81% की तेजी के साथ 16,289 अंक पर बंद हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम कैंपेन की शुरुआत भी की। ये देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने का अपनी तरह का एक अनूठा जन आंदोलन होगा। और इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरित आंदोलन की नींव रखी और साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की अपील भी की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया, पर यह मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है। आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है। एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है। वहीं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के एक अस्पताल में भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने में कामयाब हो सके। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस आगजनी में किसी व्यक्ति के झुलसने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने मौके का जायजा लिया। दिल्ली के लाजपत नगर I7 हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर देखिए 11:30 बजे आग की खबर मिली दिल्ली फायर सर्विस को और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो गई। बस इसमें जो अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं कही है। दिल्ली फायर की टीम यहाँ पर मौके पर ही पहुंच गई थी और उन्होंने आते ही इस पर काबू पा लिया। 20 गाड़ियां जो थी दिल्ली फायर सर्विस की इसमें इस्तेमाल की गई।
कितने बजे का इंसिडेंट था, क्या कुछ इस समय हुआ जब ये फायर प्रूफ हुआ? देखिए 11:29 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी कि I7 हॉस्पिटल रिंग रोड लाजपत नगर में फायर है। नज़दीक के स्टेशनों से गाड़ियां भेजी गई थी। सीन इंचार्ज जो इमीडिएट पहुंचे उन्होंने ग्रेविटी को देखते हुए इसको श्रेणी बढ़ाई आग की और टोटल 20 गाड़ियां यहाँ भेजी गई आग बुझाने के लिए। आग जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है। ऐसा अभी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन अभी हम थ्रोली चेक करेंगे, कुछ हुआ तो आपको शेयर करेंगे। क्या वजह आप देख रहे हैं जब आपने देखा आग बुझाते वक्त कि क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे फायर? देखिए ऐसा जब भी हमारा पहला काम रहता है आग बुझाने का, ये कॉज ऑफ फायर जो है वो आपको दिल्ली पुलिस बताएंगे। हमारा काम है आग बुझाना, वो हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ लोग भी थे इसके अंदर या ये भी उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी? ज़्यादा भीड़ नहीं थी एंड फिर भी जो है हमारी गाड़ी भी जल्दी पहुंच गई थी। नज़दीक फायर स्टेशन है, जल्दी पहुंच के जो पब्लिक है उनको बाहर निकाला और साथ में फायर ऑपरेशन शुरू किया। इस बिल्डिंग के साथ ही एक दूसरी बिल्डिंग है, उनकी छत पे स्टाफ कैफेटेरिया था, उसमें भी आग चली गई थी। तो 2 बिल्डिंगों में आग होने से और थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने। तो 20 फायर टेंडर की गाड़ी मौके पर पहुंची। लाजपत नगर का ये I7 हॉस्पिटल है जहां की हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने ईंटों से तोड़ करके इसके शीशे तोड़े ताकि जो फायर है वो और ज्यादा ना भड़के और कोई कैजुअलिटी इस समय रिपोर्ट नहीं की गई। कैमरा विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट को लेकर कुछ निर्देश भी दिए हैं। केजरीवाल का कहना था कि जेल में उनके वजन में तेजी से गिरावट आने की वजह से उन्हें विस्तृत मेडिकल जांच कराने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत चाहिए। इस बीच केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई है। और देश की रक्षा में लगे सैनिकों और उनके परिवारों के मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए अब टेली मानस की सुविधा मिलेगी। और इसके लिए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक अहम करार हुआ है। समझौते के मुताबिक सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में टेली मानस का एक सेल स्थापित किया जाएगा, जिससे सैनिक और उनके परिवार अपनी मानसिक समस्या बताकर विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। जब से टेली मानस सेल बना है तब से अब तक 10 लाख कॉल लोगों ने किए हैं और विशेषज्ञों से मानसिक समस्या के समाधान के लिए सलाह ली है। देश में 51 टेली मानस सेल स्थापित किए गए हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात को सुविधाजनक बनाने और भारतीय IT उद्योग के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 5 जून 1991 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी, जिसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत को तकनीकी उत्पाद राष्ट्र के रूप में स्थापित करने को लेकर सेमिनार भी आयोजित किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना बेहद जरूरी है ताकि भारत प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में सक्षम बन सके। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत के 61% विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आज जारी रैंकिंग में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। पिछले साल की अपनी रैंकिंग में 31 स्थानों का सुधार करते हुए IIT बॉम्बे इस साल 118वें स्थान पर काबिज हुआ है। तो वहीं IIT दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले 47 स्थानों का सुधार किया है। और खेल की खबर में भारतीय क्रिकेट टीम आज T20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। भारतीय टीम
कि पहले मैच में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी, तो वहीं आयरलैंड की टीम भी टूर्नामेंट में अपने पहले मैच को जीतकर आगे बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो इस विशेष समाचार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अब अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए DD न्यूज़।